हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी और हम आर्टिकल 54 तक पढ़ चुके थे। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 55 से और हम इसमें आर्टिकल 55 से लेके 61 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की ज़मानत राशि की। जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव लड़ने से पूर्व जो राष्ट्रपति है उसे 15,000 रुपये ज़मानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। यानी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ रहा है, ठीक है, जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति का, तो उसे 15,000 रुपये की ज़मानत राशि है वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को 1/6 भाग से भी कम वोट मिलेगा तो यह राशि जब्त कर ली जाती है, जो कि बहुत ही अपमान की स्थिति है। ठीक है, आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए, लेकिन आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि कम से कम 1/6 मिल जाए, जो टोटल वोट्स हैं उनका 1/6 हिस्सा मिल जाए। अगर उतना भी आप नहीं स्कोर कर पाते, उतने भी वोट आपको नहीं मिल पाते हैं, तो आपकी जो ज़मानत राशि है ये जब्त कर दी जाती है, जो कि बहुत ही इंसल्टिंग बात है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल की। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 की, जिसमें जिक्र किया गया है राष्ट्रपति का कोटा। ठीक है, तो समझते हैं कि राष्ट्रपति का जो कोटा है, तो यहाँ पे जो कोटा वर्ड है इसका मतलब क्या है। कोटा का मतलब होता है मिनिमम वोट, यानी कि वोटों की वो संख्या जो कम से कम आपको पाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्ज़ाम होता है तो हम कह देते हैं कि आपको 100 में से मिनिमम 33% मार्क्स लाने होंगे, नहीं तो आप पास नहीं माने जाएंगे, आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। सेम वे जो राष्ट्रपति का कोटा है, इस कोटे का मतलब ये है कि मिनिमम कितने वोट चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी कर सके। ठीक है, तो इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है आपका फॉर्मूला, कुल वोट अपॉन कुल प्रत्याशी +1 और +1। अब इस फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे इजी लैंग्वेज में। तो अगर आपको निकालना है कि मिनिमम कोटा कितना है राष्ट्रपति बनने के लिए, यानी कि कम से कम वोट की कितनी संख्या होनी ज़रूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये तरीका है, ऊपर लिखोगे टोटल नंबर्स ऑफ वोट, जितने भी मत पड़े हैं, ठीक है, जितने भी मतदान हुए हैं उन्हें आप रखोगे। नीचे उतने उम्मीदवार को लिखोगे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लीजिए 4 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं राष्ट्रपति बनने की, तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे। ठीक है, उसमें आपको 1 ऐड कर देना है, एक आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब ऊपर टोटल वोट का संख्या लिखी है, नीचे लिखा है उम्मीदवार का नंबर प्लस उसमें 1 किया गया है। उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 1 ऐड कर देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो अब इसे वैल्यू में पुट करके रखते हैं तो बिल्कुल आसान है। देखिए, मान लीजिए कि 100 वोट पड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो हमने ऊपर कितने पड़े हैं वोट, 100। टोटल जो भी वोट का नंबर होगा वो हम ऊपर लिखेंगे। नीचे हमने लिखा कि 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, उसके चुनाव में, तो यहाँ पे हमने लिखा 4। ठीक है, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे 2 लोग हों चुनाव लड़ने के लिए, 3 हो, 6 हो, जो भी हो वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड कर दोगे, यानी कि 1 जोड़ दोगे। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा 100/5। ठीक है, अब जो भी आपका आया इसे सॉल्व कर लो। हमें पता है 5 की टेबल से 100 कट जाता है कितने टाइम्स, 20 टाइम्स कट जाता है, तो 20 आ गया। अब जो उसमें 1 है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद उसे ऐड कर दीजिए, तो अब आपका फाइनल आंसर हो गया 21। यानी कि मान लीजिए, अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100 वोट ही पड़ते हैं, अगर 100 वोट पड़ते तो कुछ इस तरीके से आप निकालते मिनिमम कोटा कि एक प्रत्याशी को, एक उम्मीदवार को मिनिमम कम से कम इतने वोट चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर राष्ट्रपति उम्मीदवारों को मान लीजिए कुल 100 वोटों में से एक व्यक्ति को 18 वोट मिले हैं, एक को 19 मिले हैं, एक को 20 मिले हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, ABC करके उनका नाम है, तो एक को 18 मिले, एक को 19, एक को 20, तो इनमें से कौन जीतेगा, कौन सा उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा। तो आप आंसर दोगे कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम कोटा है ना, इन तीनों में से किसी ने भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। अभी हमने देखा कि अगर 100 वोट हैं तो मिनिमम कोटा 21 वोट्स है, जो कि इनमें से हमें क्लियर कट दिख रहा है कि कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम समझे कि मिनिमम कोटा होता क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 56 की, जो कि बात करता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ना, वो कितने साल का होता है, वो 5 साल का होता है। यानी कि जब भी राष्ट्रपति को नियुक्त करेंगे वो 5 साल के लिए सेवा देगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक कार्य करता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कब से काउंट होता है, तो जब वो शपथ ग्रहण करता है ना, उस दिन से
5 सालों तक काउंट किया जाएगा, ठीक है। उस डेट से, उस दिन से काउंट किया जाता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले ही खाली हो जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देने पर या महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा, तो जो नया राष्ट्रपति नियुक्त होगा वो 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे समझेंगे। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 वर्ष से पहले ही खाली हो गया, ठीक है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठा था, या तो उसकी मृत्यु हो गई, या उसने रिजाइन कर दिया, उसने त्याग पत्र दे दिया, या फिर उस पर महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, उसने अपने पावर्स का मिसयूज़ किया गया और उसके द्वारा और उसे हटा दिया गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इलेक्शन कराए जाएंगे और एक नया राष्ट्रपति बनेगा। और जो नया राष्ट्रपति बनेगा ना, वो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई आदमी 3 साल सर्विस करके मर गया, ठीक है, तो जो नया राष्ट्रपति आए बचे हुए 2 साल के लिए हम बनाएं, नहीं। जो भी नया राष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 4.5 साल कार्य किया उसने, फिर उसकी मृत्यु हो गई या उसने रिजाइन कर दिया राष्ट्रपति के पद पे, तो क्या बचा हुआ व्यक्ति 5 या 6 महीने के लिए आएगा? नहीं। वो कितने समय के लिए आएगा? वो इलेक्टेड होके 5 साल के लिए ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक फैक्ट की जो आपको पता होना चाहिए, कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, उन्हें चुना जाता है 4 वर्षों के लिए, ठीक है। इंडिया में तो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता, यानी कि एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति आप 2 बार बना सकते हो, इससे ज़्यादा बार नहीं बना सकते, ठीक है, ताकि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे, ठीक है। ये ना हो जाए कि बार बार एक ही व्यक्ति रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 2 बार से ज़्यादा आप नहीं बना सकते, प्लस वहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का है, जबकि भारत में 5 साल का है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई है निर्वाचन की, तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की, जो कि बात करता है एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, यानी कि उसे दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ, इंडिया में ऐसा किया जा सकता है। अब तक एक ही बार ऐसा किया गया है, एक ही व्यक्ति को दोबारा निर्वाचित किया गया है, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इन्हीं को दोबारा निर्वाचित करके राष्ट्रपति बना दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 58 की, जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी की, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक व्यक्ति के में, ताकि वो राष्ट्रपति का पद संभाल सके। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है राष्ट्रपति के, तो आप भारत के नागरिक हो, ये बात कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो एज है वो 35 होनी चाहिए, आप 35 एज के होने चाहिए, ताकि आप में समझदारी हो, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस हो और आप चीज़ें अच्छे से डील कर ले जाओ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है कि आप भारत के नागरिक हो और आपकी जो एज है वो 25 हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आदमी 35 साल का है वो 25 की एज तो पहले ही क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। एलिजिबिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना है तो आपको चाहिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन में से किसी से भी, लोकसभा से या राज्यसभा से कम 50 लोग हों जो ये बात प्रस्तावित करें, ये बात सामने रखें कि हाँ ये व्यक्ति है, ये काबिल है, ये योग्य है और इसे राष्ट्रपति बनना चाहिए, ठीक है। ये बात वो सामने रखें, ठीक है। 50 लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए, और ऐसा करने के बाद आपको अन्य 50 लोग ये बात लिखित में दें कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं, ठीक है। अनुमोदक यानी कि बाकी लोग इस बात की अनुमति दें, बाकी के 50 लोग इस बात की अनुमति दें कि हाँ ये व्यक्ति योग्य है राष्ट्रपति बनने के लिए और हम इस बात से सहमत हैं, हम अपनी अनुमति देते हैं। तो ये ज़रूरी है, यानी कि लगभग 100 लोगों का आपको सपोर्ट होगा, तब जाके आप कहीं खड़े हो पाओगे उस इलेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 59 की, जिसमें आपको शर्तें दी गई हैं कि अगर आपको राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होना है चुनाव में, तो आप में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो ये शर्तें कहती हैं कि व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पागल है, ठीक है, पागल व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, गलत निर्णय लेगा। और अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है तो ऐसी स्थिति में वो जो राजकोष है ना हमारा, उसका गलत इस्तेमाल करेगा, जो हम टैक्स पे करते हैं उसका गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए ये शर्त है कि राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति ना तो पागल हो और ना ही दिवालिया हो, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लाभ का पद। वहीं जब मैं बात करती हूँ कि कोई व्यक्ति सांसद, मंत्री या विधायक है, ठीक है, तो ये जो पद होते हैं ना, ये
लाभ के पद नहीं कहलाए जाते हैं, ये कहलाए जाते हैं जनता के सेवक। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा, उसे रिजाइन देना पड़ेगा, तभी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, खड़े होने से पहले ही उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा अपने लाभ के पद से, अपनी गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, वहीं वो व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो किसी लाभ के पद पे नहीं है, वो तो क्या है, जनता का सेवक है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो पहले तो इलेक्शन लड़े, और अगर वो राष्ट्रपति चुना जाए यानी कि जीत जाए, ठीक है, तो शपथ लेने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, सदन की अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, संसद या विधानमंडल का कोई भी व्यक्ति है तो पहले तो वो इलेक्शन लड़ ले, अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तब उसे रिजाइन देना है, और अगर नहीं बनता है तो वो अपने पद पे वापस लौट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 60 की, जिसमें बात करी गई है शपथ की, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन व्यक्ति दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, लेकिन उनकी गैर उपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि कोई भी ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का जो कि सीनियर हो, वो भी ये कार्य संपन्न कर सकता है, पूरा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी गई है, यानी कि महाभियोग, इम्पीचमेंट की बात करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो राष्ट्रपति का पद है, क्योंकि पूरी ये वीडियो में हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो राष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, बिल्कुल रानी का शासन चल रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, इनहेरिट है, ये अभी शासन कर रहे हैं फिर इनके बच्चे करेंगे, इस तरीके से वहाँ चलता है। तो बेसिकली जो राष्ट्रपति का पद है वो तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन इंडिया में क्रॉस चेक करने के लिए कि राष्ट्रपति भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए वहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक और चीज़ लेकर आए हैं कि राष्ट्रपति का महाअभियोग, यानी कि अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है तो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जो महाअभियोग की प्रक्रिया है ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है, यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब तक किसी राष्ट्रपति पर भारत में महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, लेकिन महाभियोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, तो लोकसभा से या राज्यसभा से किसी से भी आप महाभियोग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ होगा यानी कि इसकी शुरुआत करी जाएगी, उस सदन का 1/4 यानी कि 25% सदस्य इसे अनुमोदित करेंगे। ठीक है, यानी कि 25% लोग लिखित में सहमति दर्शाएंगे कि हाँ, हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए, ये अपने पद का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, तब महाभियोग स्टार्ट किया जाएगा जब लगभग 1/4 सदस्य इसके साथ सहमत होंगे। ठीक है, कि इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। अनुमोदन मिलने के बाद यह सदन 2/3 यानी कि 66% बहुमत से महाभियोग को पारित करेगा। यानी कि पहले तो आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के लिए कितना आपको चाहिए, 1/4 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, महाभियोग को शुरुआत करने के लिए, शुरुआत करने के बाद लागू करने के लिए आपको 66% की बहुमत चाहिए, यानी कि जितने मेंबर हैं उसका 2/3। ठीक है, 2/3 लोग जब सपोर्ट करेंगे तब इसे लागू किया जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद करनी है कि ये जो सदन महाभियोग को पारित करता है ना, यानी कि एक ने स्टार्ट किया, ठीक है, और दूसरे को भेजा, तो जब पारित किया जाएगा, इसे लागू किया जाएगा, उससे 14 डेज पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि हम आपके अगेंस्ट महाभियोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो 14 डेज पहले जो सूचना दी जाएगी उससे ये होगा कि मान लीजिए राष्ट्रपति अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, ठीक है, कि मैंने कोई भी अपना मिसयूज़ नहीं किया है पावर का, कुछ भी गलत नहीं किया है, जो भी अपनी सफाई में वो कहना चाहता है, इन 14 डेज में वो प्रिपेयर कर सकता है और कह सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए उसकी बात सही लगी लोगों को, ठीक है, उसके सपोर्ट में आ गए, तो महाभियोग रद्द हो जाएगा, और अगर रद्द नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग ले सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि
अभियोग में शामिल होने वाले सदस्यों में संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, वह इस प्रक्रिया का भाग हैं और वह इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जबकि विधानसभा व विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे महाभियोग शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो महाभियोग जो शब्द है केवल राष्ट्रपति के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये और बात है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें भी इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अगर वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं तो उन्हें भी इसी तरीके से हटाया जाता है। लेकिन उस समय महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपति जी के लिए किया जाता है। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करेंगे तो उस समय इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, इसे कहा जाएगा संसद की कार्रवाई। ठीक है, यानी अगर इस प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया गया किसी को तो ये कहा जाएगा कि संसद की कार्यवाही द्वारा हटाया गया। वहीं जब इसी प्रोसेस से राष्ट्रपति को हटाते हैं तो हम कहते हैं कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए, और अगर राष्ट्रपति की बातें मान ली जाती हैं तो महाभियोग रद्द हो जाता है, और अगर उनकी बातें सही सिद्ध नहीं होती हैं तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटा दिया जाता है तो हमेशा एक बात याद रखिए कि 6 महीने के अंदर दोबारा से इलेक्शन किए जाते हैं ताकि जो उनका रिक्त पद है, जो उनका खाली पद है, उसे भरा जा सके। इसके लिए इलेक्शन करे जाते हैं। लेकिन क्या 6 महीने के अंदर इलेक्शन किए जाते हैं तब तक उनका स्थान खाली रहता है? नहीं, तब तक भी उनका स्थान, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए उसे खाली नहीं छोड़ा जाता। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो उनका कार्यभार सब संभालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि हमने राष्ट्रपति जी की बात करी है तो अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है, और इस भवन के आगे जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजपथ। इसे राजपथ कहा जाता है। और ये रास्ता किस तरफ जाता है, तो ये रास्ता जाता है, ये हमारा है राष्ट्रपति भवन, इससे जो सीधा रास्ता है वो है राजपथ, और ये कहाँ जाता है, ये जाता है आपका इंडिया गेट तक। ठीक है, अगर कभी पूछे कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया था तो आप बताओगे कि इंडिया गेट इसलिए बनाया गया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे ना, उनकी याद में, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ सकता है कि अज्ञात सिपाहियों की शहादत को याद करने के लिए कौन सा गेट बनाया गया है, तब आप बताओगे कि इंडिया गेट बनाया गया है अज्ञात सिपाहियों की शहादत को याद करने के लिए। ठीक है, अब तक हमने देखा कि जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, उसके आगे जो रास्ता है उसे राजपथ कहते हैं, और वो कहाँ तक जाता है, राजपथ जाता है आपका इंडिया गेट तक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति भवन के पीछे क्या है। तो राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल गार्डन, ये दिख रहा है खूबसूरत सा गार्डन, तो ये है मुगल गार्डन, जिसे किसने बनवाया है, इसे बनवाया है एडविन लुटियन ने बनवाया है। ठीक है, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति भवन के पीछे जो मुगल गार्डन है उसे किसने बनाया है, एडविन लुटियन ने बनाया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।